जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। मैं उपस्थित हो चुका हूं आपका दोस्त एक बार फिर से एक नई सूचना नई खबर को लेकर, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और इसके साथ साथ भारत के एक सबसे परम मित्र जो कि रूस है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। क्योंकि ये खबर ही कुछ ऐसी है कि भारत आजकल उस देश की श्रेणी में आ चुका है, जो रूस है वो उस श्रेणी की देश में आ चुका है जो आज खुले मंच पर किसी को भी कोई जवाब देने में सक्षम है। हम अपने आप को जो कमज़ोर दिखाते आ रहे हैं आज़ादी के बाद से, अब हम वो देश नहीं रहे हैं। ये पूरी दुनिया को आज मानना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि हम किस तरह से कितनी तेजी से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की उन महाशक्तियों में भी शामिल होने के काबिल हैं, जो आज अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों देशों की प्रॉब्लम्स बनाकर उन पर थोप देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसीलिए तो हम यूनिक हैं। हम यूनिपोलर नहीं, एक ध्रुवीय देश नहीं, विश्व नहीं बनाना चाहते, हम बहुध्रुवीय विश्व बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि भारत का ये जो ऐलान है इसने विश्व के कुछ 30 देशों को परेशान कर दिया। 30 देशों को परेशान कर दिया जो आज भी शीत युद्ध में उलझे हुए हैं, उसी पुराने लड़ाई झगड़े की बातों में जकड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा ऐलान या ऐसी कौन सी बड़ी बात कही जिसने रूस के साथ जो एक अच्छी मित्रता है उसको भारत ने एक बार फिर से प्राप्त किया। बताया कि भाई रूस और भारत एक ऐसे लंगोटिया यार हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं चड्डी बड्डी वाले यार तो वही हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, विश्व चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले। इस पर आगे चर्चा करने से पहले आप लोगों के लिए फिर एक महत्वपूर्ण सूचना कि भाई गुरुकुल बैच जो कि ओजांग आईएएस एकेडमी पर चल रहा है उसको लेकर सूचना कि इसका 2.0 वर्जन का बैच यानी कि सेकंड बैच 3 जुलाई को शुरू हो जाएगा। 3 जुलाई को शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुन ले, जो भी चाहते हैं अपना टारगेट बनाना 2024 यूपीएससी को लेकर, तो वह ओजांग आईएएस एकेडमी में आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि पहला बैच अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ, पूरी क्षमता के साथ संचालित है और चल रहा है अपने पूरे रिदम के साथ, जिसकी पिक्चर्स फोटोज आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें है क्या, क्लासरूम प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, मेंटरशिप दी जा रही है। मेंटरशिप मीन्स, मेंटरशिप माने मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन जो हर कोई नहीं देता है। और यूपीएससी की परीक्षा के लिए तो ये मार्गदर्शन एक संजीवनी बूटी का काम करता है। किसी भी परीक्षा और मुख्यतः यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपके पास मार्गदर्शन होना चाहिए और अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए, जो कि आपको गुरुकुल में मिलेगा। गुरुकुल नाम ही ऐसा है। गुरुकुल का मतलब ही यह है कि गुरु के सानिध्य में रहकर आप शिक्षा को प्राप्त करें। गुरु के सानिध्य में रहकर आप शिक्षा को प्राप्त करें। लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पर भी उपलब्ध है, लाइब्रेरी भी दी जाएगी। भाई पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिए। आपको व्यवस्था यहाँ पर सब कुछ करके दिया जा रहा है। इसके साथ ही फर्दर इंक्वायरी के लिए, कोई भी जानकारी के लिए आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं इन पर कॉल कर सकते हैं, या जो आपकी स्क्रीन पर संचालित हो रहे हैं, चल रहे हैं पट्टी में, पट्टी रूप में नीचे की ओर, इस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड। तो गुरुकुल की यही परंपरा रही है, गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करना और अपने कुरुक्षेत्र को, अपने लक्ष्य को जीतना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसी के माध्यम से चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन पर चलते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि भारत ने विश्व के 31 देशों को परेशान कर दिया। तो सूचना या न्यूज़ ये रही, भाई काफ़ी सुर्खियों में चला कि क्या है नाटो, जिसमें भारत को शामिल होने का ऑफर मिला। भारत को नाटो से कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। और यही वजह है कि बेचारा यूक्रेन जो है आज भुगत रहा है। इसी की वजह से यूक्रेन क्या हो रहा है, अभी भुगत रहा है और रशिया उस पर दनादन गोला बारूद फेंके जा रहा है।
गोला बारूद फेंके जा, नाटो की वजह से ही। अगर आप देखेंगे, माने या ना माने कोई, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि शुरुआत में क्या हुआ कि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा बनेगा, नाटो का हिस्सा बनेगा। अब यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, तो यहां पर कभी यूक्रेन रशिया और यूरोपीय देशों नाटो के साथ एक समझौता हुआ था कि भाई बॉर्डर देशों पे जो रशिया के साथ आने वाले बॉर्डर देश हैं उनको नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसको तोड़ा गया, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमला किया रशिया ने। अब इसी तरह से नाटो इंडिया न्यूज अगर बात करें तो भारत के साथ साथ हाथ मिलाने को क्यों बेताब है सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन नाटो? क्यों इतना बेताब है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि एशिया में जो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा देश है वो कौन है? भारत। अब जब भारत एक महाशक्ति के रूप में एशिया में उभर रहा देश है तो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप के बाद नाटो की नजर अब कहां है? नाटो की नजर है एशिया पर। और एशिया में इन्होंने एक कंसेप्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है नाटो प्लस। क्या नाम है? नाटो प्लस नाम है। तो जो नाटो प्लस नाम है, इसमें नाटो का पूर्ण सदस्य मत बनिए, नाटो प्लस में आ जाइए। ये क्या किया गया? इंडिया को ऑफर दिया गया। लेकिन हमारे जो आजकल विदेश मंत्री हैं श्रीमान एस जयशंकर जी, उनकी बातें सुनकर पूरा विश्व हैरान हो जाता है। इंडियन फॉरेन डिप्लोमेसी का सबसे अच्छा चेहरा अगर मैं आज तक कहूं तो वो एस जयशंकर है। उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद आता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे विश्व की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूरोप हमेशा से ही अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी क्षमताओं को या अपनी परेशानियों को किस पर थोपता रहा है? ये थोपता रहा है केवल और केवल विश्व पर। यानी कि यूरोप में अगर कोई छींक भी ले तो उसका खामियाजा ना पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। युद्ध हो रहा है दो यूरोपीय देशों में या अमेरिका यूरोप में, लड़ाई में सारे पूरे विश्व को घुसा दिया। तो यहां एस जयशंकर जी ने कहा, इतिहास का हवाला देते हुए भी कहा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे विश्व की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और यहां नाटो प्लस में या नाटो में शामिल होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया। अब ये नाटो है क्या? है ना, जैसे नाम से ही क्लियर होता है, ये सबसे पहले कि एक मिलिट्री संगठन है, विश्व का सबसे शक्तिशाली मिलिट्री संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक महासागर जानते हैं तो बस काम खत्म हो गया। ये जो अटलांटिक महासागर है जो एस आकृति का बना हुआ, हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एस आकृति का है, इसके नॉर्थ अटलांटिक, इसका जो उत्तरी भाग है ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर को छूने वाले जो देश हैं इन्होंने एक संगठन बनाया वाशिंगटन में। क्या किया? वाशिंगटन जो अमेरिका है, ये यूएसए है, यहां पर एक सम्मेलन किया गया वाशिंगटन में और वहां पर नाटो का सृजन किया गया। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में बनाया गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि जो व्यापार होता है, शुरुआत में क्या उद्देश्य था कि जो व्यापार होता है यूरोप और अमेरिका के बीच में वो सुरक्षित व्यापार हो। क्या हो? सुरक्षित व्यापार हो, उस पर कोई हमला ना हो। और इसके बाद नाटो में एक चीज जोड़ी गई कि नाटो कंट्री के ऊपर अगर कोई दूसरा कंट्री हमला करता है तो ये पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। तो यहां से बनता है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एकता के साथ रहने की बात करता है, लेकिन किस बेस पर? मिलिट्री बेस पर। कि अगर किसी नॉन नाटो कंट्री ने कनाडा पर अटैक कर दिया तो उस नॉन नाटो कंट्री से लड़ने के लिए सभी नाटो देश पहुंच जाएंगे। अगर कहा जाए, शुरू में मैंने क्या कहा, 31 देश हुए परेशान, तो नाटो में है 31 देश, यानी 31 देशों की सेना जो है उससे लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। अब यही हुआ बेचारा यूक्रेन के साथ। यूक्रेन सोचा नाटो में शामिल हो जाऊंगा,
लेकिन रशिया ने उसे पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया, हो जा नाटो में शामिल। कैसे हो गए? किसी भी तरीके से नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। तो यहां ये दिक्कत हुई। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत कभी भी ऐसे ग्रुप में का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये भारत की पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्योंकि हम नॉन अलायंस मूवमेंट पर चलते हैं, एनएएम, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हमने की कि हम किसी ऐसे गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और विश्व में अशांति के लिए जाना जाता हो। भाई सुरक्षा अपनी अपनी हो सकती है, सब लोग अपना कंसर्न बना लो कि हम भाई तुम पर युद्ध नहीं करेंगे, तुम पर अटैक नहीं करेंगे और तुम हम पर अटैक मत करो। एक कंसर्न बना लो, म्यूचुअल कंसर्न बना लो। यह ऐसा ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है कि जिसमें हमेशा युद्ध की ही बात हो, सबसे पहले युद्ध जैसी रणनीति की बात हो? क्या जरूरत है इन चीजों की? तो यहां इंडिया जो वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई? वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहा है। जो हम पूरे विश्व को एक घर बनाना चाहते हैं, तो वहां नाटो अपनी बात थोपना चाहता है कि भाई आप जो है नाटो का मेंबर बन जाइए, गुट का मेंबर बन जाइए। यानी कि जो ये अमेरिका है, यूएसए है, अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत जो है वो नाटो में शामिल हो जाए, भारत जो है वो नाटो में शामिल हो जाए। लेकिन हम लगातार इसको डिनाई कर रहे हैं, हमने मना कर दिया। इस बार हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नाटो एक ध्रुवीय देश बनाने, एक ध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहा है, यूनिपोलर। लेकिन हम बहुध्रुवीय बनाना चाहते हैं पूरे विश्व को। यानी हर एक देश का अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, अपनी एक संप्रभुता होनी चाहिए, सबका अपना एक सम्मान होना चाहिए। हर एक देश के नागरिक की अपनी एक रीति रिवाज, अपनी एक परंपरा, अपना एक कल्चर, सब कुछ अलग अलग है। तो हम क्यों एक ही ध्रुव के साथ, एक ही नियम के साथ एक गुट में बने, है ना? ये तो गुट बनाना, एक दूसरे पर हमला करना, झगड़ा करना, चुगली करना, है ना? ये तो देखा है ना, वो महिलाएं सब होती हैं आस पड़ोस की, मोहल्ला की, एक वो के गुट, उसका मम्मी का गुट बना हुआ है, तो ये एक गुट उसका मम्मी का बना हुआ है, तो वो आपस में एक दूसरे का चुगली करती रहती हैं। तो ऐसा गुट थोड़ा ही बनाना है विश्व में। हम जो सोच रहे हैं वो विश्व स्तर पर दूसरे बातों में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ नाटो जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया को लगातार अपने साथ लाना चाहता है। अब यहां पर व्हाट इज नाटो प्लस? नाटो प्लस की अगर हम बात करें तो इंडिया को नाटो प्लस में जोड़ने की बात हो रही है। नाटो प्लस 5 इज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ 31 मेंबर कंट्रीज। 31 जो मेंबर कंट्री है नाटो की, उसका एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है विद 5 अलाइज नेशन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है नाटो प्लस में, न्यूजीलैंड भी शामिल है, जापान भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, साउथ कोरिया भी शामिल है। तो ये जो देश हैं 5 एक्स्ट्रा, ये नाटो प्लस कहलाते हैं। और जापान में नाटो अपना एक हेडक्वार्टर भी बनाने जा रहा है, अपना एक स्टेशन यानी कि एक दूसरा ऑफिस खोलने जा रहा है। तो ये क्या है? नाटो प्लस के देश हैं। क्लियर है? और ये किसके अगेंस्ट बनाया जा रहा है? तो ये चाइना के अगेंस्ट बनाया जा रहा है। ठीक है? तो यहां पर भारत को शामिल करने के लिए लगातार यही बात बोली जा रही है कि भाई चाइना जो है तुम्हारे अगेंस्ट भी है, हमारे अगेंस्ट भी है, तो क्यों ना हम सभी लोग नाटो प्लस में शामिल हो जाए। लेकिन हम कह रहे हैं अरे ठीक है, चाइना एक देश है जिसके साथ हमारे थोड़े अभी तनाव चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कट्टर दुश्मन है। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, बात को आसानी से सुलझाने पर विश्वास रखते हैं, बातों को सुलझाएंगे और काम बन जाएगा। मिलिट्री की क्या जरूरत है? हम तो चाइना से भी कहते हैं मिलिट्री की जरूरत नहीं है, आइए बैठिए बात कीजिए, बात को सुलझाइए। लेकिन जब वो नहीं चाहता है बात सुलझाना, तो आपस में हम लोग निपट लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत वाली क्या बात है? हम पूरा मिलिट्री फोर्स क्यों तैयार करें और हम ऐसे ग्रुप में शामिल क्यों हो जाए कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक और विश्व युद्ध छिड़ जाए। और हम तो नॉन अलाइंड मूवमेंट से पूरे विश्व को पहले से संदेश देते हुए आ रहे हैं कि हम किसी ऐसे गुट में शामिल नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से युद्ध की नीति को सुचारू रूप से संचालित करता हो। तो चाइना के अगेंस्ट बनाया गया है। इट वाज फॉर्मुलाइज्ड इन 2019, इसे 2019 में बनाया गया। तो इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए एशिया में जो एक देश दिख रहा है वो इनको दिख रहा है कौन? भारत, अपना प्यारा देश भारत।
इनका मानना है क्योंकि भाई हमारी मिलिट्री का जवाब ही नहीं है, हमारी मिलिट्री के जवान अगर चिल्ला दें तो इतने में ही दुश्मन भाग जाते हैं, गोली बंदूक चलाना तो दूसरी बात है। फेमस है हमारे मिलिट्री के जवान केवल चिल्लाकर दुश्मन को भगा देने में, इतना तेज हल्ला काटते हैं कि भाग जाते हैं। बंदूक AK-47 सब क्या करेगा, कुछ भी नहीं, केवल चिल्लाने मात्र से दुश्मन भाग जाता है। तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं ये सब चाहते हैं कि भारत इसमें शामिल हो। तो द फेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने अभी पीछे बात की थी, श्रीमान S जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इनकी जो बात है, जो स्टेटमेंट जो आजकल आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि भारत को वाकई ही एक संप्रभु राष्ट्र, एक सॉवरेन कंट्री के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करने वाले हैं। यानी कि ऐसा एक स्टेटमेंट आता है जो इसने पूरे विश्व को हिला दिया, यूरोपियन देशों को हिला दिया। जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि इन्होंने कहा कि यूरोप में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरे विश्व की प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा विश्व उसमें झोंक दिया जाए, युद्ध में झोंक दिया जाए, या युद्ध की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उसमें लगा दी जाए। यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की है, यूरोप अपने आप सुलझा सकता है, हम क्यों उसमें घुसें, हम क्यों शामिल हों, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को समझना होगा क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस में, यूरोप में हो रहा है, लेकिन उसका खामियाजा भारत में भी भुगतने को हमें मिला है। कर्नाटक वॉर देख लीजिए जो भारत में हुए, जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो बच्चे जानते हैं कि मैं किन युद्धों की बात कर रहा हूं। युद्ध हो रहा है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, कहां, यूरोप में, लेकिन वो एक युद्ध भारत में भी लड़ा जा रहा है। क्यों लड़ा जा रहा है? भारत का रिसोर्स इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें भारत का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे ही ना जाने अनगिनत कितने युद्ध जो यूरोप के देशों में लड़े जा रहे थे वो विश्व के अन्य देशों में भी लड़े जा रहे थे। और अन्य देशों के रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स रहे हों या नेचुरल रिसोर्सेज रहे हों, प्राकृतिक संसाधन रहे हों या फिर मानव संसाधन रहे हों, वो सभी के सभी बलि चढ़ा दिए जाते हैं यूरोप के नाम पर। ऐसा क्यों? तो यहीं पर अब हमें लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत है और हम वाकई एक संप्रभु राष्ट्र की तरह इस पूरे विश्व में उभर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम एक एग्जाम्पल भी सेट करने में सफल हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं उन देशों के लिए जो यूरोपीय देशों या अमेरिकी देशों से डरते हैं, या कह सकते हैं कि उनकी बातों में आकर किसी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। कि नहीं, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा पूरे विश्व को कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे विश्व की प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को जानना पड़ेगा। तो द फेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, S जयशंकर भाई, इनके लिए वाकई दिल से सम्मान निकलता है क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व स्तर पर जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें ऐसा सुधार किया है कि आज पूरा विश्व अगर देखता है तो वो ये चाहता है कि उसके यहाँ भी विदेश मंत्री हो तो श्रीमान S जयशंकर जी जैसा हो। ये अपने आप में एक बड़ा फेस है इस समय पूरे विश्व में। तो चलिए, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई भारत ने कैसे 31 देशों को एक तरीके से परेशान कर दिया है। और जब रूस नाटो में शामिल नहीं है, नाटो और रूस का तो एकदम 36 का आंकड़ा रहता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती को निभाया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक बार फिर से। उससे पहले एक और नॉलेज, एक और सूचना वही कि गुरुकुल बैच जो है आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी लोग चाहते हैं बैच में शामिल होना, वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2.0 बैच शुरू हो चुका है, 31 जुलाई से शुरू होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, केवल 100 छात्रों के लिए है। पहले आए पहले पाए के कंसेप्ट पर चल रहा है। मेंटरशिप जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है उसको शुरू किया गया है, और इसके साथ साथ क्लासरूम प्रोग्राम, लाइब्रेरी की सुविधा, ये सभी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो आपको शो हो रहे हैं। नीचे पट्टिका पर भी नंबर चल रहे हैं, पट्टिका जो आपकी नीचे चलती हुई नजर आ रही है, इसमें नंबर चल रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और अपनी सभी जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी शंकाएं हैं उनको मिटा सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम, लाइब्रेरी की सुविधा, पहले आए पहले पाए वाले कंसेप्ट पर चल रहा है। इस गुरुकुल में आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिससे आप अपने यूपीएससी 2024 की परीक्षा को पास
कर सकते हैं आसानी से। एक मेंटरशिप, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, इस गुरुकुल के द्रोणाचार्य के रूप में, प्रमुख आचार्य के रूप में ओजांग सर उपस्थित हैं यहाँ पर, जिनके सानिध्य में रहकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और 2024 की अपनी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।